हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विजय दास आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का टॉपिक कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आज आप लोगों को बताऊंगा। लॉ दो पॉइंट चार्ज जो है उनके बीच लगने वाले फोर्स से रिलेटेड है। सपोज देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्जेस है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं। ये नहीं कि इनके बीच कोई कनेक्शन ऐसा नहीं, इसलिए मैंने डॉट लाइन से शो किया है। मीन्स Q1 and Q2 two charges are separated by small r distance. Okay, they are separated a certain distance by a certain distance small r. तो छोटा सा लॉ है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कूलॉम्स लॉ जो है, ओके, दिस इज कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law of electricity। ठीक है, कूलॉम्स ने तो बहुत सारे लॉ दिए हैं, तो हम कैसे जाने कूलॉम्स लॉ से कौन सा लॉ है, इसलिए क्लियर करना है कि कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्लियर कर देगा। तो जब भी कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाए तब आप चार्ज के बारे में बताएंगे। पॉइंट चार्ज के जो फोर्स लगते हैं उनके बारे में आपको बात करना है। तो कैसा कहते हैं, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two charges, 2 पॉइंट चार्जेस कह दीजिए आप, अच्छा रहेगा। 2 पॉइंट चार्जेस, if 2 point charges Q1 and Q2 are separated by a certain distance small r, okay, then there always exerts an attractive or repulsive force, okay, between the charges, between the charges। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 है, इनका मैग्नीट्यूड है चार्ज का, तो इन्हें एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है स्मॉल r, तो उस दूरी से इसको अलग किया गया है। यहाँ पे Q1 Q2 दिख रहा है, ठीक है, हमने डॉट डॉट किया, मतलब सेपरेटेड है चार्ज, ये नहीं कि किसी वायर से कनेक्टेड, ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस स्मॉल r है, इनके बीच जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या रिपल्सिव नेचर का हो सकता है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। सिंपल सा टॉपिक है। अगर दोनों चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस है, कहने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है,
तो इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हाँ ठीक है, जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जानते हैं। बट ये फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो चार्जेस है इनका नेचर क्या है। ठीक है, मतलब वो लाइक चार्जेस है तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच में हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। सीधी सी बात है। हाँ, हम ऑलवेज एग्जर्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लिखा है, लिख देता हूँ अट्रैक्टिव नहीं, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हम इसको F मान लेते हैं। नहीं तो फिजिक्स में क्या होता है, बाद में फॉर्मेलिटी है तो कंसीडर करना पड़ता है अलग से। तो मैं इसी में लॉ साथ साथ में चलाते जा रहा हूँ और साथ ही साथ इसी में मैं कंसीडर कर दे रहा हूँ क्या Q1 Q2 है। ठीक है, तो क्या कहता है लॉ की, ये तो मेन फॉर्मेलिटी है, अभी लॉ में स्टार्ट होता है। ये हमने इसमें भी थोड़ा लॉ आ गया है कि भाई दो पॉइंट चार्ज है, इनके बीच इनको हम स्मॉल r डिस्टेंस से अलग किए हैं, तो इनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का फोर्स काम करता है। फोर्स क्या F है। तो दिस फोर्स F, अब हम कहेंगे दिस फोर्स F depends upon following facts। किन फैक्ट्स पे डिपेंड करता है, देखिए। नंबर 1, फोर्स F is directly proportional to the product of magnitude of charges। ठीक है, that is F is directly proportional to Q1 Q2। ये मैग्नीट्यूड है, जैसा हम कहते हैं कि 5 कूलम चार्ज है, एक मान के चलिए 7 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम क्या है, यूनिट है, और 5 7 ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो एक मैं मान के कैसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 5 7 है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वही यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज है, तो ये क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो जैसे Q1 कूलम है, Q2 कूलम है, तो मैग्नीट्यूड है चार्ज का Q1 Q2, तो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, क्या मतलब, मान के चलिए अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 5 है और यहाँ पे 2 है, फर्स्ट टाइम ऐसा कहता हूँ, तो हो गया 10 का प्रोडक्ट। सेकेंड टाइम मैं अगर ये कहूँ कि ये आपका 3 है और ये 4 है, फर्स्ट टाइम ये ज़्यादा है ये कम है, सेकेंड टाइम ये कम ये ज़्यादा है, तो बच्चा उलझ जाएगा। इसीलिए यहाँ रूल्स बताया गया है, कुरान ने बताया कि इनके प्रोडक्ट को आप देखिए कि फर्स्ट टाइम जैसे 5 और 2 है तो 10 हुआ, सेकेंड टाइम 3 है 4 है तो 12 हुआ। तो सेकेंड टाइम में ज़्यादा होता है, तो फोर्स किस में ज़्यादा होगा, या सेकेंड केस में जो हमने 3 और 4 का इसमें ज़्यादा होगा। आपको प्रोडक्ट देखना है, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। ये फर्स्ट हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, कभी हम अगर कहें कि जैसे ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का रेशो है, ये कोई कांस्टेंट आएगा, तो इन दोनों का रेशो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये मीनिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है, ये क्वांटिटी बढ़ने से ये बढ़ता है। अगर हमारा जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड्स है उनका प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हुआ। ठीक है, ऐसा इसमें खासियत निकलता है। ठीक है, कि मतलब ये ज़्यादा है प्रोडक्ट तो ये ज़्यादा होगा फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऐसा होगा। मेन ऐसा होता है कि इनके का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है हमेशा।
सेकेंड थिंग, force F is inversely proportional to the square of distance r. Okay, that is the square of distance r, that is f inversely proportional स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऐसे हम शो करेंगे, इनवर्सली 1 बाई करके शो करना है, ठीक है। ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन द चार्जेस, ऐसा लिख देते हैं डिस्टेंस आर। ये तो पहले मैं मेंशन कर दिया हूँ, डिस्टेंस आर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन द चार्जेस, ऐसे लिख सकते हैं, बिटवीन द चार्जेस, ओके, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये दो, इसका क्या मीनिंग है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हमारा डिस्टेंस जो है स्मॉल आर ये बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी ऐसे होता है, जैसे मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैं कहूँ कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी का, इसका क्या मीनिंग होता है कि ए और जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, ये बताएगा ए और बी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारा क्या होता है, ये बढ़ेगा, ये इंक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा और ये डिक्रीज होने से इंक्रीज होगा, ऐसे होता है। तो ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों बातों को आप एक साथ भी बता सकते हैं, दो अलग अलग पॉइंट जैसे मैंने बनाया है, ऐसा ना कहे कि आप कह सकते हैं कि फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एक बार में भी आप बता सकते हैं, बट मैंने यहाँ दो अलग अलग करके बताया है, दोनों को अलग अलग कर जैसे कर दिया। अब हाँ, दोनों को मिला देंगे, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को मिला देते हैं। मिलाने से क्या होगा, ये बताएगा F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे। अब आप ये क्या शो करेगा, F हम जानते, जैसे मैंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, तो कभी भी इसका माने हुआ क्या मतलब होता है, ए बाई बी की, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू के बी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यानी कि अगर आप अल्फा साइन हटा रहे हैं प्रोपोर्शनल साइन, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा के, तो यहाँ भी कोई कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, डेफिनेटली कोई कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे ही है फोर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक में डायरेक्ट यहाँ पे के लिखा जाता है, फिर कहा जाता है कि K1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं या कह सकते हैं एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन। तो ऐसे पढ़ा जाता है, जैसे आपका लिखा है, इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, ये ऐसा कब होगा, जब ये दोनों चार्ज क्या हो, आपका एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, ठीक है, मतलब फ्री स्पेस में रखा है, उस समय यहाँ एप्सिलॉन नॉट होता है।
और अगर कोई बीच में मीडियम होता है तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की चर्चा करेंगे बाद में, अब देखते हैं पहले इसको। तो उस समय यहाँ के आ जाता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कोई कांस्टेंट होता है के, तो हम यहाँ लिख देते हैं। अभी फिलहाल हम मान रहे हैं चलिए कि इनके बीच में क्या है, मान के चलिए इनके बीच में एयर है, फ्री स्पेस है, बीच में जो है मान के चलिए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहने का मतलब खाली जगह है, वो एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, इनके बीच फ्री स्पेस है। तो इस केस में हमारा ऐसा आएगा, ठीक है, पूरा कांस्टेंट 1/4πε0। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा जब भी आप देखेंगे कोई भी फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन है, जैसे आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कूलॉम्स का है लॉ, जो दो चार्ज के बीच फोर्स को बताता है, ये भी हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स होता है, दो पोल स्ट्रेंथ है, इनके बीच जो फोर्स होता है वो भी लगभग ऐसे ही होता है, चार्ज की जगह। जैसे ग्रेविटेशन में बॉडी होता है, इनका मास होता है, उसके बाद इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज है, ठीक है। तो और क्या है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, उसमें क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। तो ये सभी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स बोलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सभी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सभी फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो ये हमारा हो गया, इतना है, आगे और भी होगा, ऐसा नहीं है, इसमें स्पेशल केस है। तो ये फोर्स है, बट एक चीज याद रखेंगे, जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे काम करेगा, जो दोनों चार्ज है, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के अलोंग ये काम करता है। पहले दे रहा हूं आपको कि फोर्स एक्स along the line joining the point charges, दोनों पॉइंट चार्ज जो है, इनको जोड़ने वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इसके अलावा क्या करता है, काम करता है ये फोर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, ये क्या है, इसके बारे में तो जानना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट अगर कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, ये जानना है आपको। तो एप्सिलॉन नॉट जो है, ये चलिए इसको बता दे रहा हूँ। इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे वैल्यू बताते हैं, वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर। ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, किसमें, एम के सिस्टम में, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में इसका वैल्यू जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है 9 × 10⁹, ठीक है। ए माने एम के कहने का मतलब, जैसे भाई डिस्टेंस क्या मीटर में है, जानते हैं, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। यहाँ पे तो कोई किलोग्राम वगैरह आ नहीं रहा है, बट मीटर तो आ रहा है, और डिस्टेंस मीटर में है। चार्ज का भी मैं आगे बताऊंगा कि एमकेएस यूनिट क्या होता है, कूलॉम होता है। सीजीएस यूनिट इसका होता है स्टेट कूलॉम, ठीक, ये आगे क्लियर करेंगे। तो इनका अगर मान के चलिए यूनिट कूलॉम में, जैसे हमने कह दिया 5 कूलॉम 7 कूलॉम, दो चार्ज है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 7 मीटर कुछ भी। तो उस समय उस केस में जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है,
ये होगा 9 × 10⁹ होगा। और अगर मान के चलिए हाँ इसका वैल्यू 1 आएगा, कब? अगर हम CGS सिस्टम में, तो 1/4πε0 का वैल्यू 1 होता है। CGS कहने का मतलब जैसे मान के चलिए 7 स्टेट कूलम है, ये 5 स्टेट कूलम है, इनके बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, ऐसे सेंटीमीटर में डिस्टेंस है। तो उस समय क्या होगा, जो 1/4πε0 है इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 का ऐसे इंटू हो जाएगा, फोर्स आएगा Q1 Q2/r²। ओके हाँ, तो एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे जो यूनिट आया है कैसे आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, क्या होता है फोर्स को देखेंगे। जैसे हम इसका क्या है अगर हम ये निकालें, एक काम करते यूनिट को बाद में बताते हैं, हाँ बाद में मैं इसको क्लियर करता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। जैसे कि इसीलिए फोर्स क्या हो जाएगा, अगर मैं एमकेएस में बात करूँ, F क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ऐसे आएगा। और ये फोर्स किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। हम एमकेएस में बात कर रहे हैं, तो ये एमकेएस में बात करेंगे तो इस टाइप से ये होगा। और अगर हम फोर्स CGS में देखेंगे, सब स्टेट कूलम में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 होगा, और ये Q1 Q2/r², ये फोर्स हो जाएगा Q1 Q2/r², ये आएगा। इतना डाइन होता है, डाइन, ठीक सब जानते हैं, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, तो ये डाइन में आएगा फोर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्स, एमकेएस में इतना है, एमकेएस और एक डाइन है, मतलब CGS में फोर्स इतना आएगा, CGS में। अब हाँ ये बता रहा था कि यूनिट कैसे आया, बच्चों के मन में रहता है कि कैसे आया यूनिट। तो हम इस यूनिट को जानने के लिए कभी भी भाई आप जानना चाहते हैं कि 1/4πε0 का यूनिट क्या है, छोटी छोटी बहुत बातें हैं, ये तो हो गया है कूलम स्वभाव, ठीक है। इसमें आप कई बातें हैं, जैसे कि 1/4πε0 है, इसका यूनिट क्या है, ε0 क्या है, इसका वैल्यू क्या है ना। फिर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस फोर्स पे, तो ये सब देखता हूँ। आज अगर होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट, ये आज बताऊंगा या फिर नहीं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो बता दूंगा। तो फिलहाल देखिए, तो क्या है हम दिखा रहे हैं, यूनिट ऑफ 1/4πε0, ठीक है, इसका यूनिट क्या है, जैसे एमकेएस में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से इसको क्या है छाड़ के निकालना है, तो ये 1/4πε0 इज इक्वल टू फोर्स है इधर आ जाएगा इंटू r², फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, बाई नीचे आ जाएगा, ऐसे छाड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट एमकेएस यूनिट न्यूटन एन लिख दे रहा हूँ मैं, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो मीटर एम लिख दे रहा हूँ, मीटर स्क्वायर। कूलम चार्ज है, एक चार्ज, इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट कूलम, कूलम कूलम ऐसे, कूलम इसका कूलम, तो कूलम कूलम क्या होगा, कूलम स्क्वायर होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि 1/4πε0 जो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और अगर इसी को हम CGS में बोलना चाहते हैं तो ये क्या है एमकेएस में है, CGS में बोलूंगा तो ये हो जाएगा न्यूटन की जगह डाइन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कूलम की जगह स्टेट कूलम होगा, स्टेट कूलम का स्क्वायर होगा CGS सिस्टम में, ठीक है, ये होगा। अब जैसे इसका वैल्यू क्या है, ε0 का वैल्यू क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो क्या है वैल्यू ऑफ ε0, जैसे आप जानना चाहते हैं।
तो कहाँ से ये वैल्यू आएगा? तो आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, 9 इंटू 10⁹9, यहीं से छाट के निकालना है एप्सिलॉन नॉट को। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ या ऐसा तो एप्सिलॉन नॉट इधर कर दो तो नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9, इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ओके, तो हम यहाँ इसको ऐसा लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज 1/4 पाई, घुमा के लिख दे रहा हूँ आप, चलिए ठीक है कि मतलब 4 ये क्या हो गया, 4 इंटू 9 36, ये 36 कर देता हूँ, 36 पाई इंटू 10⁹9। तो आजकल बच्चे लोग क्या देखिए याद कर लेते हैं चीज को कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, बट क्या है पूरा बेसिक जानना चाहिए कि कैसे आया है ना, खुद निकालने आना चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे बहुत खास बात मैं बताऊंगा, क्या होता है, अब बच्चे तो ये जानते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है, सब जानते हैं 22/7, या इसको सॉल्व करें तो 3.14 ऐसा है, ठीक है ना। तो अब कुछ लोग यहाँ पे रख देंगे 3.14, कोई रखेगा 22/7, एक्चुअल वैल्यू 22/7 जो डिवाइड करने से आता है 3.14। अब स्टूडेंट सोचते क्या है कि हम 3.14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है आपको कि जब 3.14 कहाँ रखेंगे, कहाँ 22/7 रखेंगे, ये जानना है। क्या होता है जब भी पाई का हम मल्टीप्लाई करते हैं बहुत बड़े डिजिट के साथ, तो कभी भी वहाँ पे 3.14 मत रखिए, है ना। छोटे डिजिट के साथ अगर आप पाई मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। एक्यूरेट वैल्यू कौन बताता है, ये 22/7 की एक्यूरेट वैल्यू है। अब डिवाइड करके देखिए क्या आएगा, एक्चुअली 3.142, आगे और भी आएगा, चलो मैं इतना ही बता रहा हूँ। जो चीज 3.142 है आगे और भी है, आप उसको क्या कह रहे हैं 3.14, तो एक बार में आप कितना छोड़ दे रहे हैं, 0.002, इसको छोड़ रहे हैं आप, इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसको है ना, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, है ना। एक अगर पाई का एक पाई में आप इसको कितना छोड़ रहे हैं 0.002, जब 2 पाई होगा तो आप कितना छोड़ रहे हैं 0.004 छोड़ रहे हैं। आप सोचिए 36 है ना, 10⁹9 इनके 36 जिसको हम कहेंगे अरब, है ना, अरब होगा ना। तो इतना बड़ा डिजिट है, 36 है, जैसे 36 है और 9 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, हाँ 36 अरब जो इंडियन सिस्टम में बोलते हैं। तो 36 अरब कम है, 36 अरब बार अगर आप 0.002 छोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना बड़ा असर पड़ जाएगा, वैल्यू कितना कम हो जाएगा, है। इसीलिए यहाँ कभी भी याद रखिएगा, कभी भी पाई का मल्टीप्लिकेशन किस में हो रहा है, यहाँ पे पाई का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, 1/36 इंटू 10⁹9, 36 अरब, फिर उसके बाद हो रहा है पाई। अब इतना बड़ा डिजिट है, उसमें 3.14 आप रखेंगे तो कितना कम हो जाएगा आंसर, है। ये अगर नीचे डिनोमिनेटर कम होगा तो ये टोटल वैल्यू ज्यादा बता जाएगा जो एक्चुअल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का। इसीलिए ऐसे जगह पे कभी भी नहीं रखना है। पाई ऐसी नहीं है कि आप मनमानी कुछ भी रखेंगे, सोच समझ के बच्चों को ये काम करना है, ध्यान देना है कि बहुत बड़े डिजिट के साथ जब पाई मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग को 22/7 ही रखना है, ठीक है। छोटे डिजिट के साथ अगर होता है तो आप 22/7 रखिए, हमेशा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3.14 को हर जगह नहीं रख सकते। 3.14 से बड़े डिजिट मतलब छोटे डिजिट के साथ अगर पाई मल्टीप्लाई हो रहा है आप रख सकते हैं, बड़े डिजिट बहुत बड़े डिजिट के साथ नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं 1/36 इंटू 10⁹9 इंटू 22/7। तो ये आगे क्या बताएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाँ क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, आप लोग इसको कर देंगे 36 इंटू 22 इंटू 10⁹9, है ना, ऊपर चला जाएगा ये
ये 7 बाई मल्टीप्लाई कर देना है 36 इंटू 22, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹ ठीक है। फाइनली 8.85 है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 8.85 इंटू 10⁻12 आता है इसको सॉल्व करने से, ठीक है। और यूनिट इसका क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका यूनिट क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और Q1 Q2 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या था, हमने कहा कि F इज इक्वल टू क्या बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका यूनिट मैंने कहा क्या था न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ नीचे है, अभी एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में जा रहा है, ऊपर जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मैं अगर आपसे पूछूं तो उल्टा हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा 4 पाई नीचे आ जाएगा, 4 पाई का तो यूनिट होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इतना होगा कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट है न्यूटन कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन हाँ सॉरी क्या है ये एप्सिलॉन नॉट कूलॉम स्क्वायर आएगा, सॉरी ये यूनिट देखिए यहाँ कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट ये हमारा इसको क्या कहते हैं, एक चीज बताना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट की जानकारी देना है, हम बोलते तो जा रहे सब वैल्यू वगैरह है ना। ये एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया बस, तो परमिटिविटी कहा जाता है। एप्सिलॉन नॉट के बारे में ये पहले हमको बताना चाहिए था, चलिए अभी बता दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट ठीक है, टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसमें 4 पाई आप लोग जानते हैं कि पाई क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम का एक परमिटिविटी है, या आप कह सकते हैं एयर और वैक्यूम ना कहे कि इसकी जगह फ्री स्पेस, आप ऐसा कह सकते हैं फ्री स्पेस। ओके हाँ, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी आप बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, आप बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसको अभी भी कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी अलग अलग मीडियम जिनमें असर पड़ता है अलग अलग होता है। परमिटिविटी मतलब क्या होता है कि ये इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता, शील माने क्या है गुण, ठीक है, तो ये एक प्रकार से विद्युत का गुण है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। किस बात पर डिपेंड करता है, जो पॉइंट चार्जेस है इनके अराउंड क्या मीडियम है, उस बात पर ये परमिटिविटी डिपेंड करता है। ओके, विद्युतशीलता है तो परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अपॉन द मीडियम अराउंड द पॉइंट चार्जेस, आप एक ऐसा कह सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी। ओके, परमिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम सराउंडेड द पॉइंट चार्जेस। ओके हाँ, माने पॉइंट चार्जेस है इनको जो घेर के रखा है जो मीडियम, उसकी प्रॉपर्टी पर ये डिपेंड करता है। तो ये परमिटिविटी सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। विद्युतशीलता, शील माने गुण होता है, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको कहा जाता है, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग अगर कोई दूसरा मीडियम है और परमिटिविटी आ जाए, उसमें एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं बोलेंगे, रिलेटिव बोलेंगे। तो और भी है, इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना ऑन कूलॉम्स लॉ, ये बता दूंगा, तो उसके हिसाब से फोर्स फील्ड चेंज होगा। ओके, आज इतना ही रहने देता हूँ।